Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter oscillation और आज का जो टॉपिक है वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग। तो पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग। टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum, time period of simple pendulum when point of suspension is accelerating, ठीक है। सिंपल सी हेडिंग है। देखो हमारे पास में यदि कोई एक सिंपल पेंडुलम यदि मैं बनाता हूं तो ये इसका मास m है, ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ l है और इसका जो टाइम पीरियड है वो है बेटा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी। अब यहां पर जो मेरे मन में सवाल उठता है वो ये है कि मान के चलो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यदि वो एक्सेलरेट करने लग जाए तो हमारे पास में जो नया टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, ये हमारे मन में एक सवाल उठता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर प्रीवियस लेक्चर में तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, अचानक से ये हेडिंग कैसे आ गई बीच में। तो सुनिए बेटा, देखो बेसिकली क्या है ना, ये जो हेडिंग है उसी का एक पार्ट है जो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है। कैसे है तो समझिए क्या होता है, जब आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यदि ये एक्सेलरेट हो रहा होगा तो उसके कारण जी की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो यही वो आपका फोर्थ फैक्टर है, यही आपका क्या है भाई। देखो आप लोगों ने पहला फैक्टर पढ़ा मास ऑफ द बॉब, दूसरा पढ़ा एम्पलीट्यूड, तीसरा पढ़ा लेंथ और उससे रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली। अब जो चौथा पॉइंट जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो डेफिनेटली चल रहा होगा कि अब हम लोग बात करेंगे, चौथा फैक्टर वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट पढ़ेंगे, यस और नो। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं और डिटेल में भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करूंगा तो मैं सिंपल सी बात है, देखो डायरेक्टली यदि मैं कर रहा होता तो मैं इसको कैसे कर रहा होता, सुनिए कि हम बोलते थे t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g। तो भैया g इंक्रीज होगा तो आपका t डिक्रीज होगा और g डिक्रीज होगा तो आपका t इंक्रीज होगा। इसके अंदर में मेनली आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा और ये वाला जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट के बेसिस पर हम लोग क्या कहेंगे कि भैया अर्थ की सरफेस पर आपका जो जी होता है उसे हम लोग यदि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को जी मान लेता हूं तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी। जैसे ही मैं एट हाइट एच पर पहुंचता हूं, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसे मैं क्या कहूंगा, जी एच कहूंगा। तो भैया आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी एट हाइट एच आएगा। और हम जानते हैं जी एच की जो वैल्यू है वो जी एट सरफेस से कम होती है तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब सवाल सिंपल रहेगा कि आपका एक सिंपल पेंडुलम है, उसे यदि हम लोग एक एच हाइट पर ले जाए, अब ये एच हाइट क्या होगी देगा, कैसे देगा कि लाइक दे दिया आपको 100 किलोमीटर ऊपर ले गए, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 3200, ऐसा कुछ तो भी हाइट दे देगा और वहां पर आपसे निकलवाएगा। तो एक बात बताइए, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखा हुआ है, आपका सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ है? यस सीखा हुआ है, जीएच की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यस और नो। तो इस क्वेश्चन को मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में भी कंसीडर कर सकता हूं और ऑसिलेशन चैप्टर में भी कंसीडर कर सकता हूं। एक पॉइंट ये हो गया यहां पर। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे, एट डेप्थ डी
भाई गहराई में भी तो जाओगे तो जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो आपका जीडी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड एट डेप्थ डी कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी एट डेप्थ डी। यस और नो? ओके, अब यहां पर दोनों पॉइंट से मैं एक बात कह सकता हूं कि जो जी एच है वो भी लेस देन जी है और जी डी है वो भी लेस देन जी है। तो इन बोथ द केसेस सिंस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो आपका टाइम पीरियड होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो आपका इंक्रीज होगा। बोलो, ये हो गया शॉर्टकट में खत्म। ऐसे सवाल आपको नीट में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? श्योर? अब इसमें सवालों का पैटर्न कैसे बनाएगा, इस पे और एक दो सवाल भी बता देता हूं आपको। देखो, सवाल कुछ नहीं है, आपके सामने ही तैयार हो रहा है सवाल, आपके सामने ही तैयार हो रहा है सवाल। तो देखो, मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर से, फाइंड डेप्थ। सवाल देखिए, फाइंड डेप्थ डी वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 50%, या फिर मैं बोलूं 25% ले लो, ठीक है? 25%। तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है सर? जी एट डी बराबर जी 1 माइनस का डी बाई आर लगा देंगे और हमारा सवाल का आंसर आएगा जी बाई 4, क्योंकि 25% है तो जी 1 माइनस का डी बाई आर, जी से जी काटेंगे और यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/4 बराबर 1 माइनस का डी बाई आर, सो इट इंप्लाइज डी बाई आर बराबर 3/4, सो डी बराबर आ गया कितना, 3r/4। ठीक है? अब सुनिए, एग्जामिनर आपको क्या लगता है, इतना सिंपल सवाल, ऐसे तो ये तो ग्रेविटेशन चैप्टर का सवाल हो गया, लेकिन यदि उसे ऑसिलेशन से मिक्स करना है तो इस सवाल को बनाएगा कैसे? क्वेश्चन रहेगा आपका फाइंड क्यों ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, ऐसे बोलेगा सवाल, सुनिए। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पर उसका टाइम पीरियड कितना दे दिया, टी। व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड एट डेप्थ 3r/4 वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सवाल समझ में आया? एकदम ऐसे सिंपल से सवाल बनाएगा एग्जामिनर। सर ये तो सिंपल सवाल सच में सिंपल है। यस बेटा, ये सवाल सच में सिंपल है। जब तक आप सामने बैठे हो तब तक ये सवाल सिंपल लगेंगे, लेकिन जब इनको आप काफी टाइम आगे निकल जाओगे तो उसके बाद में जब इन्हीं सवालों को देख रहे होगे तो ये सोच में पड़ जाओगे ये कैसे सवाल आया, कौन सा सवाल आया, कैसे करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g का रूट है। अब मैं ऑलरेडी यहां पर जो डेटा निकाला हूं, मैंने किस बेसिस पर निकाला है, g/4 के बेसिस पर निकाला है। तो आप इस सवाल को जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे बेटा कैसे, T1/T2 बराबर अंडर द रूट ऑफ G2/G1। ठीक है? अब क्या करूं, वैल्यूज को पुट कर दो, पहले T थी, बाद में आप T डैश मान लीजिए, अंडर द रूट ऑफ G/4 डिवाइडेड बाई G। तो T/T डैश बराबर G से G कट जाएगा तो ये आएगा 1/2। तो आपके पास में जो T डैश आएगा उसका आंसर कितना आएगा, 2T। खत्म। ये सवाल था, आपके सामने ही सवाल क्रिएट किया है और आपके सामने ही सॉल्यूशन भी निकाला है। बात समझ में आ रही है? ये तो वो सवाल हैं जो एकदम सिंपल लेवल के सवाल हैं, लेकिन यदि मैं सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा मतलब काफी हद तक लेवल बढ़ जाता है। और एक पॉइंट और मैं यदि आपसे बोलूं तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी देख के आए हैं। यदि आप लोगों को याद हो, लिफ्ट वाले क्वेश्चन, जहां पर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही थी तो वहां पर वेट से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ सवाल ऑलरेडी किए हुए हैं। तो बिल्कुल सिमिलर बेसिस पर ही यहां पर भी करना है। ठीक है? लेकिन अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो हेडिंग डाली है, हम लोगों ने कौन सी हेडिंग डाली है, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग।
तो अब यहां पर सोचिए यदि आपने पॉइंट को ऊपर लेके गए हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है? यस हुई है, उसके बेसिस पर कर लिया। लेकिन यदि पूरा का पूरा पेंडुलम ही आपका एक्सेलरेट कर रहा हो, यदि पूरा का पूरा पेंडुलम ही एक्सेलरेट कर रहा हो तो क्या करेंगे? बात क्लियर हो रही है? चलो उसको देखते हैं जरा कैसे करेंगे। मान के चलो ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और इससे बेटा आपका एक m मास का बॉब लटक रहा है। ओके, हमने माना यहां पर ये आपका एक वर्टिकल लाइन मैंने यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दी। मैंने क्या माना, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो यहां से बीटा एंगल पर, आपको बीटा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थीटा ईटा कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मैंने बोला बीटा एंगल पर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? पूरा जो पेंडुलम है, ये जो आपका पूरा पेंडुलम है वो यहां पर लटकाया गया और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो आपका ए एक्सेलरेशन से वर्टिकल से बीटा एंगल पर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब मैं इसे यहां पर देखता हूं एक्सेलरेटिंग फ्रेम के हिसाब से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप एक स्यूडो फोर्स के बारे में सोचोगे, यस और नो। कैसे सोचोगे कि भैया देखो ये आपने बना दिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां पर आपका एम हो गया। अब जब यहां पर आपका एम हो गया तो देखो ग्राउंड फ्रेम में देखने पर आपको एक तो ये एम जी दिखेगा और ये जो ए है इसके कारण यहां पर आपको एक स्यूडो फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा और वो स्यूडो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा जो होगा आपका एम ए, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा कितना, बीटा। क्यों? वर्टिकल से बीटा इधर है तो वर्टिकल से बीटा इधर पर आपका ये एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा। बोलो क्या ऐसे कॉन्सेप्ट आपके देखे हुए नहीं है? बिल्कुल देखे हुए हैं। अब हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ी हुई है और वो पढ़ी हुई है क्या, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड कैसे कैसे करते हैं? दो मेथड होते हैं हमारे पास, या तो फोर्स मेथड या टॉर्क मेथड। तो हम लोग फोर्स मेथड को ही जनरली प्रेफर करते हैं। टॉर्क मेथड में कई बार परेशानी होती है तो हम लोग टॉर्क मेथड की बजाय फोर्स मेथड से करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अब यहां तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो ऑलरेडी यहां पर मेरे पास फोर्सेस वगैरह अवेलेबल है। क्योंकि देखो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट देते हैं बॉडी को, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसका फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी बॉडी रेस्ट पर है तो जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, एफ नेट जो आएगा इस पर वो आएगा अंडर द रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस का एम ए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एम जी इंटू एम ए इंटू कॉस बीटा। बोलो सही है क्या? ये आपका नेट फोर्स है, ये भी रूट के अंदर में, वहां पर स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। बोलो यस और नो। इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, ए नेट, और ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। यस और नो? मैं बोला सही बात है। अब इतना करने पर आप यदि यहां पर देखोगे तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी ए की वो आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस का एम ए का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एम जी इंटू एम ए इंटू कॉस बीटा और होल डिवाइडेड बाई एम। बोलो सही है? अब यहां पे m से बेटा ये m कटेगा स्क्वायर के साथ में, ये m कटेगा, ये दोनों m मिलके m स्क्वायर बनेंगे, ये भी कट जाएगा। तो आपके पास में जो a नेट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, g स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ag कॉस बीटा। बोलो यस और नो। अब इसके आगे के सारे स्टेप्स को मैं शॉर्टकट मार रहा हूं क्योंकि a बराबर आप ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करके और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ओमेगा रख के वही काम करने वाले हो। यस और नो? तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं क्या कि भैया आपका जो टाइम पीरियड होता है वो सीधा सीधा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन जी इफेक्टिव, या मैं कह दूं t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l a नेट, सीधा सीधा यहां पर लिखा जा सकता है। तो अब मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन
अंडर द रूट ऑफ, इसको मत भूल जाना बेटा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AG कॉस बीटा। बोलो समझ में आया क्या? यस और नो? बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो सवाल बनते हैं मोस्टली, वो सवाल कैसे रहते हैं कि भाई आपका ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा नीचे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, या फिर आपके पास में हम लोग क्या कर देते, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगा देते, तो उसके कारण भी देखो मेन फोकस यहां पर आपको जो करना है वो करना है टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो आपका जी इफेक्टिव आ रहा था, इसको किस प्रकार से हम लोग इफेक्टिव नेट एक्सेलरेशन में लिख सकते हैं। बस इतना सा आपको फोकस करना होता है। इतना यदि फोकस आपने कर लिया है तो बेटा आपका काम हो जाएगा। यस और नो? श्योर? चलो करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। हम लोग यहां पर वापस से इसको देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग, ये वाला पॉइंट यहां पर हम लोगों को देखना है। तो भैया ये आपने टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, इसका ऊपर में आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, नीचे वो m मास का ब्लॉक जिसके कारण यहां पर mg फोर्स लग रहा है और इसके कारण सिर्फ और सिर्फ आपका t बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ L/g आता था। लेकिन यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन a एक्सेलरेशन से बीटा एंगल पर जा रहा है वर्टिकल से, तो इसके कारण एक सूडो फोर्स आपने कंसीडर किया है यहां पर ma। तो ma और mg अब यहां पर दो फोर्स हो गए हैं, तो इसके कारण यहां पर क्या होगा, ये जो पेंडुलम है ये आपका ऐसे टेढ़ा हो गया, तो नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आपको मिलने लगेगा, तो आपका पेंडुलम कुछ टेढ़ा सा हो गया। तो ये जो है दैट इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉब, और इस एफ नेट की कैलकुलेशन अभी मैंने आपको करके यहां पर समझाने की पूरी कोशिश करी है। यस और नो? मैं बोला ठीक है। अब इस एफ नेट से हम लोगों ने यहां पर क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। और अब हम लोग एक एक करते हुए केस चलते हैं। मान के चलो आपके पास में पहली सिचुएशन है कि बीटा बराबर 0 है। बीटा बराबर 0 का मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, आपका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये बीटा बराबर 0 है। बीटा बराबर 0 है मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। बीटा बराबर 0 है मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेटेड है। मतलब आपने उसको किसी लिफ्ट में रख दिया और वो जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ध्यान से सुनिए, सिंपल चीजें हैं और खुद से सोचिए क्या होगा नेट एक्सेलरेशन। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने आपसे पूछा एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ L/g आपका अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा। अब यदि सिंपल पेंडुलम को मैंने एक लिफ्ट में रख दिया, किस में रख दिया, लिफ्ट में रख दिया, और लिफ्ट में रखने पर यदि ये लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जाए तो एक्सेलरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या एक्सेलरेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि यही लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाए या फिर मैं बोलूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड हो जाए, ध्यान सुनना, शब्दों के चयन पे सावधानी बरती जाती है अन्यथा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में या तो एक्सेलरेट कराओ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कराओ, रिटार्ड कराओ। कॉन्सेप्ट याद करिए, वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखा था कि यदि लिफ्ट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड हो रही है, तो दोनों केसेस में जो नॉर्मल रिएक्शन निकल के आ रही थी वो कितनी आ रही थी, mg प्लस ma। ये जो नेट एक्सेलरेशन g प्लस a कंसीडर किया जा रहा था। तो उसी के बेसिस पर यहां पर आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो बनेगा, बीटा बराबर 0 कह रहा हूं तो ध्यान रखना, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन। मतलब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग स्पीड से जा रही है या नीचे की तरफ डिक्रीजिंग स्पीड से जा रही है, तो नॉर्मल केस में तो आपका फॉर्मूला t बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ L/g था। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लिए, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लिए एक एक्सेलरेशन डिफाइन कर दोगे, जो एक्सेलरेशन में अपवर्ड डायरेक्शन में a ले रहा हूं, जो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a ले रहा हूं, तो अब इस केस में आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, t बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ L g प्लस का a। ठीक है, ये मैं करवा नहीं रहा हूं लिख लिख के,
क्योंकि मैंने मेन फॉर्मूला आपको करवा दिया। मेन फॉर्मूला करवाने से मेरे पास आसान क्या हो गया कि मुझे ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, सिंपल बताते चलना है। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, उसका पीछे का रीजन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब आपका क्विक रिवीजन चल रहा है। यदि आपको परेशानी हो रही है तो एक बार मैं फिर से सलाह दूंगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में जहां पर लिफ्ट का कॉन्सेप्ट सीखा है उसको एक बार फिर से देखिए। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, हालांकि फिर भी मैं सारी चीजों को बोलते ही जा रहा हूं। बीटा 0 है, आप फॉर्मूले के अंदर रखिए अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ab cos बीटा, बीटा 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, सुनिए, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस जी द होल स्क्वायर, ऊपर रूट है, रूट से स्क्वायर कट गया तो ए प्लस जी बच गया। यस और नो, तो वही आपको इसके फॉर्मूले के अंदर में रख देना है। तो आपके पास में टी बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, अंडर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी प्लस का ए हो जाएगा, जब आपकी लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। देखो मैंने जाते हुए भी दिखा है, लेकिन इसी के साथ में सेम आंसर फिर से मिलेगा यदि ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से, या मैं बोलूं इस लिफ्ट का रिटार्डेशन ए दिया गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यस और नो, दोनों के लिए सेम आंसर होंगे। रिटार्डेशन ए यदि मैं दे देता हूं तब भी आंसर वही होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन का रिटार्डेशन, आंसर विल बी सेम। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और आता है जो इसमें सीधा सीधा कवर किया है, उसको समझिए। दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो ये है कि यदि बीटा बराबर 180 डिग्री आ जाए, बीटा बराबर क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, इसका मतलब ये है कि यदि आपका एक्सेलरेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सुनना, एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया आपका वर्टिकल से जो एंगल बनेगा वो कितना आएगा, 180। क्यों, आप ऊपर हो भाई, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहां पे आपको एंगल वर्टिकल से लेना है। तो पहले केस में तो आप ऊपर ही जा रहे थे, तो भैया दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। लेकिन जब आप नीचे जा रहे हो एक्सेलरेशन ए से, तो देखो अब ये नीचे की तरफ आ गया, तो यहां पर एंगल इतना बनेगा जो 180 हो जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो -1 से ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -2ab बनेगा, उसको सॉल्व करके बेटा ये वाला आंसर यहां पर निकलेगा। और लास्ट में टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल जी माइनस का ए। बिल्कुल सिमिलर चीजें हम लोग कर चुके हैं, कहां पर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिए, और वो पॉइंट क्या है कि यदि मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो सेम चीज अप्लाई होगी रिटार्डेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड या रिटार्डेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड या रिटार्डेशन अपवर्ड। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है? चलो, यदि ये पॉइंट समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। मान के चलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कोई जरूरी थोड़ी कि ऊपर और नीचे ही जाए, भैया हॉरिजॉन्टल भी तो जा सकता है। हॉरिजॉन्टल जा सकता है मतलब ये लिफ्ट की जगह ऐसी हुई हॉरिजॉन्टल वाली लिफ्ट हो सकती है। हैरी पॉटर देखी होगी आपने, हैरी पॉटर में है ना लिफ्ट ऐसी चलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ चली जाती है। तो वैसी ही कोई लिफ्ट है, वैसी ही कोई लिफ्ट के अंदर में ये आपका सिंपल पेंडुलम लटका दिया है। वैसे मैं बता दूं सवाल कैसे बनाया जाता है, इस पे बताऊं, सुनो। बोलते हैं एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ इतनी है, टाइम पीरियड तो निकल गया, या सीधा सीधा टाइम पीरियड दे देता है। फिर बोलता है दिस सिंपल पेंडुलम इज हंग विद द रूफ ऑफ अ कार विच इज एक्सेलरेटिंग एट द स्पीड ऑफ दिस, which is accelerating at the speed of this। यहां पर बच्चा कंफ्यूज, एक्सेलरेटिंग लिखा और विद द स्पीड बोल रहा है, भैया वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, एक्चुअली में वो आपको एक्सेलरेशन ही दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब कार चल रही है तो कार तो हवा में उड़ती नहीं है हमारे यहां। सर अभी तो आपने बताया हैरी पॉटर, वहां तो उड़ी थी, वहां तो उड़ाई थी हैरी और उसका दोस्त कौन था, रॉन, है ना, दोनों ने उड़ाई थी कार जब स्कूल पहुंचना था। तो ऐसे ही है भैया ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। पॉइंट क्लियर है? तो अब इस केस में क्या होगा, यदि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो शूडो फोर्स कैसे लगाओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो, mg नीचे ma पीछे, दोनों का नेट यहां पर आपको निकालना होगा। और दोनों के नेट से सिंस यहां पर mg और ma का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो cos बीटा 90 मतलब cos बीटा बराबर cos 90 बराबर 0। तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो आपके पास में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का
ए स्क्वायर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो ये आप आगे सरकने लगा तो ये देखो कैसे पीछे की तरफ मुड़ रहा है, मुड़ते हुए दिखाया है, यस और नो। तो भैया ये देखो ये ए एक्सेलरेशन के कारण ये धीरे 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 देखो टेढ़ा होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब चीजें आपको यहां पर दिखाई गई। तो ए नेट कितना आएगा? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। क्यों आया, कैसे आया, समझ में आया? भाई देखो एम जी नीचे और एम ए के कारण स्यूडो फोर्स एम ए आपका पीछे। तो भैया एंगल कितना हो गया? बीटा 90 डिग्री। बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो लगाओ फॉर्मूला ए बराबर अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस 90। तो कॉस 90 जीरो होने के कारण ए नेट जो बचेगा वो अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन, देखो एक्चुअली यहां पर एक और नेट की बाकी है, मतलब एक और स्क्वायर रूट लगेगा जो लगा नहीं है यहां पे, उतना आप खुद से कर लेना, बता रहा हूं पहले से ही। ये अंडर रूट के अंदर देखो इस पूरे को लिखना है ना यहां पे, तो एक रूट और यहां पर बाकी है, एक रूट और बाकी है इसके अंदर का, खुद से बना लेना, ठीक है? हो सकता है ना टाइपिंग एरर्स हो जाती हैं छोटी छोटी सी, उनको हमको खुद को संभालना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूं यहां पे कि बेटा एक और अंडर रूट है। अरे क्लियर है? यस और नो? ओके चलो, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन इसके अलावा भी तो चीजें होती हैं। मान के चलो ये जो हमारा पेंडुलम है उसको हम लोग क्या कर दें कि किसी एक इंक्लाइन प्लेन पर चलती हुई गाड़ी में रख दे। मान के चलो ये गाड़ी तो सीधी चल रही थी, पर ये गाड़ी सीधी ना चलते हुए ये जो किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे चलने लग जाए, मतलब आपका ये जो प्लेन है ये आपका धीरे 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 थीटा इंक्लाइन पे इसको उठा दिया जाए, मतलब आपकी कार थीटा इंक्लाइन वाले प्लेन पर है, तो उस समय यहां पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की कहानी क्या हो जाएगी बेटा? देखो मैं सिर्फ यहां पर इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं, मोशन की कोई बात नहीं है यहां पर। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, सवाल के अंदर में इतना ही बोला है कि आपका यदि कोई ब्लॉक है या कार है उसको थीटा इंक्लाइन के प्लेन पे रख दिया जाए तो क्या होगा आपको बताओ? तो जी साइन थीटा के कारण वो नीचे जाएगी। भाई जी साइन थीटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और एम जी किधर लगेगा? नीचे लगेगा। तो भैया आपके पास में दो चीजें हो जाएंगी, एक तो जी साइन थीटा और एक क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। सो इस बेसिस पर आपको इसको क्या करना है, ये कहां चला गया? चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे टच हो गया मेरे से, आ जाएगा वापस, कहां भाग के जाएगा? आजा गाड़ी, आ गई। प्लेन इंक्लाइन हो जा जल्दी से। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यदि किसी गाड़ी के अंदर में एक सिंपल पेंडुलम को रख दिया जाए तो भैया वो ब्लॉक जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी ब्लॉक का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिकॉल कीजिए, एक इंक्लाइन प्लेन पर जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है वहां पर एक ब्लॉक को रख दिया जाए तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी साइन थीटा से आता है यदि सरफेस स्मूथ है। यदि सरफेस स्मूथ है, एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर मेडिकल में आपको नहीं पूछेगा कि भैया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो जेई वालों के लिए छोड़ दीजिए। आपके लिए भैया सिंपल सी बात है, गाड़ी एक इंक्लाइन प्लेन पे खड़ी है, जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रही है, इतना भी पूछ ले वो ही बहुत सफिशिएंट है। मैं चीजों को थोड़ा सा आपको अपर साइड में लेके जाता हूं, मतलब ये मान चलिए कि जेई मेंस तक के क्वेश्चंस तक हम लोग चले जाते हैं, हर बार नहीं, कई बार हम लोग आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन मेडिकल में हायर लेवल तक के सवाल नहीं पूछे जाते। बार बार मैं आपको ये पॉइंट आउट कराते रहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई एडवांस के सवाल बनाते बैठे रहते हैं और वो बनते नहीं है, फिर बोलते हैं अरे यार ये तो बना ही नहीं मेरे से। बिल्कुल अपने आप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। ध्यान रखिए मेडिकल में सवाल वो पूछे जाते हैं जो स्टैंडर्ड वाले सवाल हैं और चुटकियों में होते हैं, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगाऊंगा तो उसके बाद फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी, अपवर्ड डाउनवर्ड, इतनी सारी कंडीशन थोड़ी पूछेंगे एग्जामिनर। यस और नो? चलो सो यहां पर ये कहानी हो गई, जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है तो हमारे पास में एक mg हो गया और एक mg साइन थीटा हो गया, दो एक्सेलरेशन हो गए, दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए और सॉल्व करने के पश्चात आंसर आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l cos थीटा, सॉरी l अपॉन g cos थीटा, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन g cos थीटा। कंफ्यूज मत होना, मैंने जो अभी बोला था टाइम पीरियड, एक बात बताओ, मैं सवाल पूछ लेता हूं चलते लेक्चर में आपसे, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी किसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है? याद करो, कॉनिकल पेंडुलम, याद आ रहा है कुछ? टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। कॉनिकल पेंडुलम में ये चीजें आपने देखी हुई हैं,
यस और नो? तो आपने बोला ठीक है सर, मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, श्योर? ओके, चलो एक ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों से कई बार क्या कराया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इनको रिलेट किया जाता है। अब कई लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर तो क्लास 12 का पोर्शन है, यहां पर ही क्यों बता रहे हैं? तो बेटा यहीं पर बताना ज्यादा उचित है कंपैरिजन में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके फिर वही चीजों को डिस्कस किया जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर हम लोग इन चीजों को भी देखते हुए चल रहे हैं। हम देखो, हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि आप 11th के अलग हो और 12th के अलग हो, हम लोग मान चल रहे हैं कि आप कॉमनली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको चलते हुए हमेशा मिलेंगे जो 11th के पोर्शन में 12th के पोर्शन से लिंक्ड रहेंगे। इसीलिए ये टॉपिक जो है वो लास्ट में पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक मालूम रहता है कि 12th के पोर्शन से ऑसिलेशन वाला पोर्शन, 12th के पोर्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन आपका खत्म हो चुका होता है। यस और नो? ओके, चलो अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंपल पेंडुलम, इसका मास m और इसके ऊपर में चार्ज दे दिया है मैंने, कितना? q चार्ज दे दिया है। अब इस q चार्ज के कारण, q चार्ज को, इस वाले पेंडुलम को हमने रख दिया है एक ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब ऐसा करते ही यहां पर दो फोर्स लगने लगते हैं। एक तो बेटा आपका mg हमेशा की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सिंस इस पर मैंने प्लस q चार्ज दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक और फोर्स लग जाएगा, कौन सा? QE। ध्यान रखना, यदि आप सिर्फ 11th का पोर्शन पढ़ रहे हो तो आपको यहां से थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। उस डिफिकल्टी को समझ लीजिए कि भैया यदि आपका कोई पॉजिटिव चार्ज Q है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आप सिर्फ 11th के स्टूडेंट हो, आपको 12th के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो यदि Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE फोर्स लगता है, और यदि नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में उस पर QE फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड QE ही रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी QE। डायरेक्शन किस बात पर डिपेंड करेगी? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बताओ नेट फोर्स कितना लग गया, एक mg और एक QE इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स से मैं क्या निकाल लूंगा, नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, mg प्लस QE अपॉन m, mg प्लस QE अपॉन m, मुझे नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फॉर्मूले के अंदर में रख दीजिए। तो इस बार आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, t बराबर कहां आया है, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन g प्लस का QE अपॉन m। इसको करने से पहले जरा थोड़ा देखिए, ये आपको f बराबर mg प्लस का EQ दिख रहा है, EQ या QE कोई दिक्कत नहीं है। सर EQ और QE सेम है क्या? अरे भैया सेम है, चार्ज इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें फोर्स में आप मास से डिवाइड करोगे तो ये m कट गया और QE अपॉन m बच गया, तो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन g प्लस का QE अपॉन m। डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड केस कराया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाउनवर्ड ही देगा? कोई जरूरी नहीं है। क्या इस पेंडुलम पे, इस पेंडुलम के बॉब पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज देगा? वो भी कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी चार्ज दे सकता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि नेगेटिव दे देता तो G माइनस का QE अपॉन m आ जाता था, G माइनस का QE अपॉन m आ जाता था। अरे बात समझ में आ रही है? श्योर है? ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी दे सकता है, तो जैसे भी दे आपको उससे घबराना नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो अगला वाला मैं बता रहा हूं कौन सा, वो सिचुएशन जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, वो सिचुएशन जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और आपका बॉब का मास m है और उस पर चार्ज E ही है, चार्ज उस पर Q है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैसा लगाया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, चलो भैया अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे। उससे पहले देखो, इस पर mg फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड आजा आजा आजा, अरे हाँ आ गया। इस पर चार्ज Q है, तो इस पर लगने वाला फोर्स आपका आगे की डायरेक्शन में QE लग जाएगा। यस और नो? ये आपका QE फोर्स इस पर लग चुका है, तो नेट कितना आ गया, mg और QE दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। हालांकि कोई और एंगल पे भी दे सकता है, कोई एंगल पे देगा तो आपको डरने की जरूरत फिर से नहीं है। आपको सॉल्व कर लीजिए बेटा। देखो नेट फोर्स कितना आएगा, mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, किससे डिवाइड करना है, मास से।
तो जी के साथ का चला जाएगा, उसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये थी कहानी सारे स्पेशल और उन सब केसेस की। यस और नो, श्योर हैं? एक बार हम क्या करते हैं, जितना पढ़ा है इसको एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूं, एक बार देख लीजिए। 5 से 6 मिनट का सेशन रहेगा ये, इसको आप खुद से एक बार देख लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटेड। हमने क्या किया, हमारे पास में एक m मास का बॉब है, उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, l लेंथ है, और यदि हमारे पास में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, देखो मैं बार बार बाहर खड़ा होकर बता रहा हूं ताकि आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन यहां पर बन रही है। ठीक है, यदि आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ए एक्सेलरेशन से बीटा एंगल पर एक्सेलरेट होता है, बीटा एंगल वर्टिकल से लिया है, तो जब हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उसका एक शूडो फोर्स आएगा जो ma लगेगा। जो फ्रेम शूडो फोर्स लिखने का तरीका क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। तो भैया ये आपका चलने लगेगा तो नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स यहां पर इस डायरेक्शन में आएगा। इस नेट फोर्स से हम लोग ए नेट कैलकुलेट करेंगे और उस टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी, में जो g है वो बेसिकली g इफेक्टिव हुआ करता था जिस पर हम लोग चर्चा ही नहीं करते थे, तो उसको वहां से हटा देंगे और उसकी जगह ए नेट की वैल्यू रख देंगे। अब इस पे हम लोग एक एक करते हुए केस पढ़ेंगे। पहला केस है आपका बीटा बराबर 0, मतलब आपने एक पेंडुलम को लिया, सिंपल पेंडुलम को, और उसको एक ऐसी लिफ्ट में रख दिया जो कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, जो कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। लिफ्ट के ऊपर जाने से पहले टाइम पीरियड होगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी। लेकिन यदि मेरी लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है, ध्यान से सुनना, यदि आपकी लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, वो a प्लस का g आएगा। इसके कारण आपका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी से चेंज हो चुका होगा, और इस बार आपका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन जी प्लस का a होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। एक्सेलरेशन अपवर्ड की जगह यदि रिटार्डेशन डाउनवर्ड होगा तो भी कहानी सेम होगी। रिटार्डेशन डाउनवर्ड मतलब माइनस से ऊपर कर दिया। ठीक है, कहानी वही है। दूसरा पॉइंट होता है कि हमारे पास में मान के चलो कि यही सिंपल पेंडुलम को हम लोगों ने एक ऐसी लिफ्ट में रख दिया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से आ रही है, तो उस केस में आपका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आपका a माइनस जी या g माइनस ए आएगा। ठीक है, g माइनस ए आएगा। अब मान के चलो यहां पर एक और सिचुएशन बन जाती है, एक और सवाल बन जाता है, यदि ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, यदि ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो g और a बराबर हो जाएंगे। ठीक है, g और a बराबर होने के कारण नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो समथिंग अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी, और रूट ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, मतलब टाइम पीरियड आपका इंफिनिटी हो गया। टाइम पीरियड इंफिनिटी हो गया, इसका मतलब क्या है कि भैया पेंडुलम आपका लटक रहा है, वो चल नहीं रहा है, वो कोई मोशन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन अपवर्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं, वो भी सेम सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग इसको ये सिंपल पेंडुलम को एक ऐसी कार के अंदर में रख दें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इसके कारण फिर हम लोग एक शूडो फोर्स की कल्पना करेंगे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। नीचे आपका mg, बैकवर्ड डायरेक्शन में ma, तो बेटा आपका ओवरऑल जो है इफेक्टिव फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर और पूरे का रूट होगा। तो हम लोग नेट एक्सेलरेशन जो लिखेंगे वो होगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, जिसके कारण टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन, यहां पर अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, यहां लिखते समय g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आया है, लेकिन यहां पर एक और रूट है, रूट के अंदर में रूट यहां पर उपस्थित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल बीटा 90 हो गया। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो हम लोगों ने इस कार को एक इंक्लाइन प्लेन पर लेके जाए। मैंने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम लिया, इस सिंपल पेंडुलम को एक इंक्लाइन प्लेन पर, जिस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है उस पर रख दिया, तो वो ब्लॉक है या गाड़ी है वो क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन थीटा होगा। कितना होगा, g साइन थीटा होगा। हालांकि मैं इसको आपको आगे करके दिखाता हूं।
एक बार ये थीटा होगा, ये जी साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। सो जी साइन थीटा इधर, नीचे एम जी इधर, ठीक है। तो इसका जो स्यूडो फोर्स लोगे वो किस डायरेक्शन में लोगे, वो आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हो, यस और नो। आंसर आएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी कॉस थीटा। इससे सिमिलर मिलता जुलता फॉर्मूला आता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, जो आपका कॉनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला था, वो भी रिवाइज हो गया यहां पर सर्कुलर मोशन वाले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल चीजें तो हो गई, अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, जो मैंने बोला आपका 12th का रिलेटेड का पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हम लोग क्या करते हैं, एक पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कहानी क्या होती है कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लगता है तो उसके कारण एक फोर्स आ जाता है क्यूई एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसके कारण भी आपका डेटा चेंज होगा। डेटा चेंज होगा मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज होगा, और वो क्या होगा, देखो mg नीचे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक और फोर्स आएगा क्यूई, वो भी नीचे, तो नेट फोर्स mg प्लस का क्यूई होगा। यदि प्लस क्यू चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g अपॉन क्यूई अपॉन m। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g प्लस का क्यूई अपॉन स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है। श्योर हैं। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर, तो एक पॉइंट और आता है कि भैया कोई जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता हूं, या फिर माइनस क्यू लेकर भी कर सकता हूं, माइनस में वहां पर माइनस का साइन आएगा बस, ठीक है। क्लियर, श्योर, ओके। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण आपके बॉब पर एक mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स कौन सा रहेगा, सिंपल, प्लस क्यू चार्ज है तो आपका फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि माइनस क्यू चार्ज है तो आपका फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो फोर्स बन रहे हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका जो नेट आएगा वो अंडर द रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस का क्यूई का स्क्वायर आएगा। यहां से आप ए नेट जो निकालोगे वो आएगा अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का क्यूई अपॉन एम का होल स्क्वायर, और पूरे का रूट उसको उठा के यहां पर आप पुट कर दोगे, तो देखो रूट के अंदर में एक रूट और आपको दिख रहा होगा, यस और नो। सो इसके साथ में ये सारी चीजें यहां पर हो जाती हैं, ठीक है। चलो, सो हम लोगों ने यहां तक तो पढ़ लिया है। आगे हम लोग बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन वाला। तो उसमें क्या हो रहा है, देखो यहां पर आपका mg लग रहा है और जी साइन थीटा इधर था, तो बेटा ये आपका जी साइन थीटा यहां लग जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं यहां पर एंगल की बात करता हूं, देखो ये आपका स्ट्रिंग वाला जो पोर्शन है टी वाला, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहां तो लटकाए हुए, हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर सीधा आके कहानी पढ़ रहे हैं। तो mg एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी साइन थीटा हम लोग ऐसे ले लेंगे, तो ये वाला एंगल थीटा आएगा, ये वाला एंगल 90 आएगा, तो बेटा ये सारी चीजें ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। m को लेना है तो आप भी ले लीजिए mg साइन थीटा। तो आपके पास में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ए नेट, वो कितना आएगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस 90 प्लस का थीटा। कहानी समझ में आई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। भाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस 90 प्लस थीटा है, सॉरी 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा लिख दिया। तो ए नेट को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना आएगा, जी स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये आएगा 2g स्क्वायर साइन थीटा, और क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो बेटा यहां पर आपके पास में मिलेगा कितना, माइनस साइन थीटा। बोलो समझ में आया। तो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं ए नेट बराबर अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, तो आपको ए नेट की वैल्यू मिलेगी कितनी, अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, माइनस का जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है। अब क्या करता हूं, दोनों में से जी स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास में अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर
और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट के अंदर में आपके पास में क्या बच जाएगा बेटा? यदि आप देखते हो यहां पर तो आपको मिलेगा अंडर रूट के अंदर में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को रूट के बाहर निकालोगे तो आपको ए नेट की वैल्यू मिलेगी जी कॉस थीटा। और अब आप इसे क्या कर दीजिए, आहिस्ता से टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रख दीजिए। मैं अगले पेज पे लिख देता हूं कौन सी कमी है हमारे पास। तो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन जी की जगह क्या आ जाएगा? जी कॉस थीटा। ये आपका रिजल्ट था। कई लोग थे सोच रहे थे मन में कि हम सर को बोलें कि सर ने पूरा नहीं करवाया, सर पूरा नहीं करवाया। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने ये सारी चीजें यहां पर कवर करवा दी हैं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि सीधे सीधे करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, श्योर हो गए? ये जी से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास में जी से रिलेटेड एक और चीज है, वो है कि हमारे पास में मान के चलो लार्ज लेंथ वाला यदि कोई पेंडुलम हो तो उसका क्या करना है। और मतलब लगभग ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगी। ऐसी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट आएगा लास्ट में। रिजल्ट ही आपको याद रखना है, एग्जाम में थोड़ी आपको करते बैठने हैं। रिजल्ट याद रखना है, लेकिन रिजल्ट तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, श्योर हैं? ओके, चलो तो इसी के साथ में बेटा अपने आज के इस सेशन को हम लोग यहां पर समाप्त कर लेते हैं और मुलाकात करेंगे फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।